तो देख लो भैया, यही होता है जब सावधानी ना करो। मैंने पूरा यहाँ तक पढ़ा दिया, वीडियो रिकॉर्ड होगी। अब फिर मेरे को पता है अगर वीडियो में वॉइस ही नहीं है, मेरा माइक्रोफोन लैपटॉप का ऑफ पड़ा है। इतना पढ़ाने के बाद अब ये सब हो रहा है। अब सब पढ़ाना पड़ेगा दोबारा से। चलो कोई नहीं, करते हैं प्रबंध। चलो यहाँ से करना था हमें। अब इसमें क्या बोला गया है, पेन चेंज कर लो जरा। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि क्लोज लिंक होता था बहुत किस में से, पॉइज में और रूरल वर्ल्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया में। ऐसा क्यों होता था कि जो बंगाल आर्मीज के बहुत ज्यादा सिपाही थे ना, कहाँ से उनको लाते थे, अवध और उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन्स में से उनको रिक्रूट किया जाता था। और ठीक है, बहुत सारे उसमें से क्या थे, ब्राह्मण। अब देखो जैसे मान लो गांवों से तुम बंदे उठा रहे हो अपने आर्मी में, तो वो आर्मी में जो बंदे हैं उनका रिलेशन रहेगा कि नहीं रहेगा पीजेंट्स के साथ। तो जो पीजेंट्स के साथ अत्याचार होंगे वो उनके तक खबर पहुंचेगी, जो सिपाहियों में अत्याचार होंगे वो पीजेंट्स में खबर पहुंचेगी। तो यही हो रहा था, रिलेशन इनके बीच में, कम्युनिकेशन इनमें स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, ठीक है। अब उस जो आर्मी में बहुत सारे जो क्या थे, ब्राह्मण थे जो कि अपर कास्ट से थे अवध में। इसलिए अवध को क्या बोला जाता था, नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी। क्यों? क्योंकि बंगाल आर्मी में जो बंदे रिक्रूट हो रहे थे कहाँ से आ रहे थे, अवध में। इसीलिए अवध को नर्सरी बोला जाता था। ठीक है, नर्सरी आप जानते हैं ना, नर्सरी में जहाँ पे सैपलिंग्स उगाई जाती हैं पौधे वगैरह की। जैसे मान लो ये नर्सरी है, इसमें सैपलिंग्स उगाएगी, इसको उठा के कहीं पे आप उगा दोगे। तो सेम ऐसे ही ये मान लो अवध है, इसमें से बंदे उठा के ऐसे आप रिक्रूट कर रहे हो आर्मी में। ओके, इसलिए इसको नर्सरी बोला जाता था। ठीक है, जो चेंजेस हुए थे सिपाहियों में वो बहुत जल्दी फैल गई कहाँ तक है। हाँ, चेंजेस दैट फैमिलीज ऑफ सिपाही, मतलब जो पीजेंट्स में के साथ बुरा अत्याचार होता था वो बहुत जल्दी खबर कहाँ पहुंच गई, सिपाही लाइनों में पहुंच गई जहाँ पे सिपाही थी। ठीक है, जो सिपाही के साथ हो रहा था नई कैटरेजेस वाला सिस्टम जो था, जो दुख था उनका, वो बहुत जल्दी वहां तक पहुंच गया था। कहाँ तक, पीजेंट्स तक पहुंच जा रहा था, क्योंकि एक दूसरे के साथ इनका रिलेशन बहुत अच्छा था। ठीक है, और जो रेशियल अब्यूज होता था, इनका मिसबिहेवियर किया जाता था व्हाइट ऑफिसर्स के द्वारा, ये बहुत जल्दी कम्युनिकेट बैक टू विलेजेस, इनका विलेजेस तक पहुंच गया। ठीक है, और यही सब जो इनका जो कॉमन लिंक है, कम्युनिकेशन है, यही अब इस अपराइजिंग में उठने में बहुत मदद किया। ठीक है, जब सिपाहियों ने डिफाई कर दिया यानी मना कर दिया सुपीरियर ऑफिसर्स को, ऑफिसर्स की बातें मानने से मना कर दिया, और उन्होंने टुक अप आर्म्स मतलब हथियार अपने हाथों में ले लिए। ठीक है, तो इनकी रिवोल्ट में विलेजेस के जो लोग थे वो बहुत जल्दी स्विफ्टली उन्होंने ज्वाइन किया। ठीक है, इस रिवोल्ट में। ठीक है, और हर जगह से पीजेंट्स, जो कि पीजेंट्स है, पॉड मतलब इकट्ठा होने लगे टाउन्स में, और उन्होंने सोल्जर्स की रिवोल्ट को ज्वाइन किया। ठीक है, अब रिबल्स चाहते क्या थे। ठीक है, अब ब्रिटिश ने जो जो किया ना, मान लो कहीं यहाँ पे जीत के, यहाँ कॉन्क्वेयर किया, ये जीत के वो जीत गए, तो उन्होंने अपने जो ट्रायल्स थे, जो मतलब फांसी वगैरह दी उन लोगों को, इनको इंडियंस को, उनके साथ जो बुरा व्यवहार किया, अपने जो हीरोइज्म है, जो हीरोइक एक्टिविटी अपनी तरफ से जो उन्होंने की ब्रिटिशर्स ने, उनको उन्होंने रिकॉर्ड किया। ठीक है, ठीक है, उन्होंने रेबल्स को अपने रिकॉर्ड में क्या दिखाया कि बड़े ही अनग्रेटफुल लोग हैं, बड़े ही पारंपरिक यानी क्रूअल लोग हैं। ठीक है, जब ये रेबल्स का रिप्रेशन दबाव कर रहे थे, इसका मतलब क्या था कि वो उनकी वॉइस को साइलेंस कर रहे थे एक तरह से। ठीक है, बहुत ही कम लोगों रेबल्स के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि अपना जो ये इवेंट्स कर रहे थे उसको रिकॉर्ड कर पाए। रीजन क्या था कि वो लिटरेट नहीं थे बेसिकली, तो वो लिखते पढ़ते थे नहीं, तो कहाँ से रिकॉर्ड करेंगे चीजें कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, उसमें बहुत कुछ प्रोक्लेमेशन और इश्तेहार थे, बहुत ही कम टाइम, वो कम टाइम कह रहा हूँ, बहुत ही कम अमाउंट में प्रोक्लेमेशन और इश्तेहार थे। ठीक है, जहाँ से हमें पता लग सके कि लीडर्स का क्या थिंकिंग थी, और उस तरीके और किस तरीके से उन्होंने अपने आइडियाज को प्रपोट किया, प्रोपेगेट किया, ताकि लोगों को ज्वाइन करवा सके, किसके थ्रू, इश्तेहार और प्रोक्लेमेशन के थ्रू। लेकिन बहुत कम अमाउंट में, जिससे हमें पता लग सके कि रेबल्स की थिंकिंग क्या थी। तो इसीलिए हमें जो भी कुछ पता लगता है 1857 के रिवोल्ट के बारे में, तो कहाँ से पता लगता है, जो ब्रिटिशर्स ने लिखा था, जो ब्रिटिशर्स ने रिकॉर्ड किया। ठीक है, तो बहुत कम
हमें कम पता लगता है कि रेबल्स चाहते क्या थे, क्योंकि वो चीज़ें लिखी तो ब्रिटिशर्स ने थी, तो उसमें ब्रिटिश के आइडियाज झलकते थे। रेबल्स क्या चाहते थे ये हमें क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि रेबल्स का रिटर्न रिकॉर्ड कुछ नहीं है हमारे पास। ठीक है, 1857 में रेबल्स ने हर एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को एक तरह से अपील किया कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए रिवोल्ट में। ठीक है, मुस्लिम प्रिंसेस ने बहुत सारे इश्तेहार वगैरह निकलवाए, जिसमें हिंदूज को उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ ज्वाइन करो। ठीक है, जो रेबेलियन था ना, एक इस तरीके के वॉर था जिसमें हिंदूज मुस्लिम्स इक्वली बराबर हारे या जीते। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया कि जो प्रोक्लेमेशन होते थे ना, ये किसके नाम पे होते थे, ये बहादुर शाह जफर के नाम पे होते थे। ठीक है, और लोगों को अपील करते थे कि आप ज्वाइन करो अंडर द स्टैंडर्ड ऑफ बोथ मोहम्मद एंड महावीर, मतलब यूनिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यूनाइट होके लड़ो। ठीक है, अब जो बड़ा ही रिमार्केबल इवेंट था कि अपराइजिंग के टाइम पे जो डिविजन्स थे, दरारें थी हिंदू और मुस्लिम के बीच में, वो हार्डली नोटिसेबल, मतलब दिख नहीं रही थी दरारें, सब यूनाइट होकर लड़ रहे थे। भले ही ब्रिटिश बहुत अटेम्प्ट किए कि ये दरारें डाली जाए। दिसंबर में क्या हुआ 1857, ब्रिटिश ने 50,000 रुपए खर्चे ताकि हिंदू और पॉपुलेशन के खिलाफ बढ़ पाया जाए मुसलमानों को, लेकिन ये अटेम्प्ट फेल हुआ। ठीक है, आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन जो था, मतलब रेबल्स का ये प्रोक्लेमेशन, रेबल्स ने कुछ लिखा था, उससे क्या पता लगता है। ठीक है, कि यहाँ पे सबको पता है कि जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको बर्बाद किया जा रहा है। ठीक है, जो ब्रिटिश जो इंग्लिश है उन पे बहुत ही ज़्यादा क्रूअल व्यवहार कर रहे हैं, उनका दबाव कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम सबको एक साथ इकट्ठे होके इकट्ठे होके ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। यही सब लिखा है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, बहुत सारे हिंदू मुसलमान ने अपना घर छोड़ा है, किस लिए, ताकि वो अपने रिलीजन की सुरक्षा कर सके रिबेलियन में पार्ट करके, और ट्राई कर रहे हैं वो लोग इस इंग्लिश के जो शासन है उसको रूट आउट कर दिया जाए, मतलब जड़ों से निकाल कर फेंक दिया जा सके। ठीक है, और वो क्रूसेड में, इंडियन क्रूसेड यानी इंडियन रेबेलियन में पार्ट लेते हैं सभी लोग। ठीक है, यहाँ पे वही बात करिए, बस हिंदू मोहम्मदियन मतलब यूनिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे सब, और कुछ है नहीं इसमें। यहाँ पे थोड़ा सा मेन है कि जमींदार, अब इस प्रोक्लेमेशन क्या था, सेक्शन 1 में इन्होंने जमींदार के खिलाफ बताया कि जमींदार का क्या हालत कर दी उन्होंने। ठीक है, कह रहे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदार के खिलाफ बहुत सारा एग्जॉर्बिटेंट यानी बहुत सारा फालतू का जुम्मा लगा रखा है, यानी रिवेन्यू डिमांड थी। ठीक है, उनकी पोजीशन को डिस्क्रेस किया, यानी वैल्यू डाउन कर दिया उनके पोजीशन को बहुत ज़्यादा। ठीक है, रूल कर दिया सेवरल जमींदार को, उनके एस्टेट को यानी उनकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर दिया गया है। ठीक है, रैयत को और जमींदार के रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा डाउन कर दी गई। कैसे, उन्होंने कोर्ट में बुला बुला के उनको बिल्कुल बेइज्जती कर दी, इस तरीके से बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और यही बताया गया क्या, उनके लिए स्कूल्स के लिए भी उनसे सब्सक्रिप्शन लिया जाता था। इस तरीके का जो एक्सटॉर्शन था ना, दबाव था ना, ठीक है, बादशाही गवर्नमेंट यानी मुगल बादशाह के टाइम कह रहे हैं, बादशाही गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उस बादशाही गवर्नमेंट में क्या था कि जो जुम्मा थे ना बहुत ही हल्के थे। ठीक है, और जो डिग्निटी ऑनर थे, इज्जत थी, जमींदार की सीव थी। ठीक है, और हर एक जमींदार के पास एब्सोल्यूट रूल था अपना, मतलब अपनी मर्जी से जमींदारी में रूल कर सकते थे। मर्चेंट की क्या हालत थी कि जो धोखेबाज ब्रिटिशर्स है ना, ये ट्रेचरस ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने ट्रेड्स को मोनोपोलाइज कर रखा, अपनी मर्जी से ट्रेड चलाते थे, अपनी मर्जी से वो इंडिगो अपनी मर्जी से क्लोथ इंडिया में पैदा करवाते थे और भिजवाते थे और शिप करवा देते थे यहाँ से बाहर यूरोप कंट्रीज में, और इंडिया के पास कुछ बचता ही नहीं था। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो ट्रेडर्स थे उनके प्रॉफिट पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, टोल सब्सक्रिप्शन वगैरह लिए जाते थे उनसे वगैरह वगैरह, स्कूल्स पे भी सब्सक्रिप्शन लिए जाते थे। ठीक है, मर्चेंट्स को और क्या करते थे, ये कभी कभी प्रिजन में डाल देते थे, उनकी भी रिस्पेक्ट को डिस्ग्रेस करते थे यानी डाउन कर देते थे। ठीक है, उसके बाद लेकिन जब और क्या कह रहे हैं कि अगर बादशाही गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दी जाती है तो जो अफोर्स है, जो अभी ये धोखेधड़ी वाली प्रैक्टिसेस अभी जो बताई ऊपर हमने, जैसे इंडिगो वगैरह की बात करी हमने अभी, ये सारी खत्म हो जाएंगी, डिस्पेंस हो जाएंगी, और हर एक चीज़ आर्टिकल का ट्रेड होगा यहाँ पे, कोई एक्सेप्शन नहीं होगी, हम जो चाहेंगे वो ट्रेड करेंगे। लैंड से ट्रेड करना होगा, हम लैंड से ट्रेड कर पाएंगे, वाटर से ट्रेड करना होगा, वाटर से ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, जो हमारा ट्रेड मार्केट है नेटिव मर्चेंट्स यानी इंडियन मर्चेंट्स के लिए फिर से ओपन हो जाएगा, इसलिए हर एक मर्चेंट की ये ड्यूटी बनती है कि वॉर में पार्टिसिपेट करें और बादशाही गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने में मदद करें। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट की बात कर रहे हैं,
ये बताया जाए कि ब्रिटिश के रूल में जो नेटिव्स हैं, इंडियन जो एम्प्लॉय हुए हैं सिविल और मिलिट्री सर्विसेज में, उनको बहुत ही कम रिस्पेक्ट मिलती है, उनको लो पे मिलता है, कोई उनका इन्फ्लुएंस नहीं है रूल में। सब जो पैसा है और जो रिस्पेक्ट है सिर्फ इंग्लिश मैन को दी जाती है। इसलिए जो इंडियंस हैं इस ब्रिटिश सर्विस में, उसको जिंदा रहना अपने रिलीजन और इंटरेस्ट को सेव करने के लिए। और एब्ज्योर, यहाँ पे एब्ज्योर लिखा है, एब्ज्योर यानी स्पेलिंग लिख देता हूँ, ABJURE। एब्ज्योर मतलब त्याग देना चाहिए उनको, जो वफादारी दे रहे हैं ना ये इंग्लिश की साइड में, इसको क्या करो, त्याग देना चाहिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं, और उनको अपना सपोर्ट देना चाहिए बादशाही गवर्नमेंट में। ठीक है, ये सब बात बोली है इसमें। ये सारी बात किस में लिखी है, नहीं आर्टिशन की बात करता हूँ। सेक्शन 4 आर्टिशन में क्या बोला गया कि जो यूरोपियंस आए थे अपना इंग्लिश आर्टिकल्स लेके आए इंडिया में, उन्होंने हमारी जो वीवर्स थे, हमारे जो कॉटन के कपड़े वगैरह थे, कॉटन ड्रेसेस थे, इनको थ्रोन आउट कर दिया, फेंक के रख दिया, मतलब बुरी हालत कर दिया। हमारे जो नॉर्मल मार्केट था इंडिया में, कारपेंटर्स की हालत पूरी कर रखी है, ब्लैक स्मिथ, शू मेकर्स एक्सेट्रा, सबका ट्रेड खत्म करके रख दिया ब्रिटिशर्स ने। उनकी उनसे उनका रोजगार छीन लिया। ठीक है, ये हालत थी उनकी, बुरी कर दी थी। आर्टिशन की इतनी बुरी हालत कर दी थी कि वो बेचारा भीख के कगार पे आ गया। ठीक है, लेकिन बादशाही गवर्नमेंट में क्या होगा कि जो हमारे इंडियन आर्टिशंस हैं, उनको उनका रोजगार वापस मिलेगा। ठीक है, वो राजा को अपने और रिच को अपनी सर्विसेज दे पाएंगे। ठीक है, इसलिए उनकी प्रोस्पेरिटी में कोई ऐसा डाउट नहीं रहेगा कि वो मतलब फल फूलेंगे वो लोग, ये कह रहे हैं रेबिलियंस वगैरह कहना। ये सारी चीजें क्लास 8 में लिखी गई है कि किस तरीके से इंडियन मार्केट्स का, इंडिया में जो कॉटन वगैरह की टेक्सटाइल्स थी, इंडियन टेक्सटाइल्स को किस तरीके से इन्होंने तबाह कर दिया था। अब पंडित के बारे में क्या बोला गया, पंडित फकीर और अदर लर्न पर्सन्स के बारे में, कि जो पंडित और फकीर वगैरह का है, उनको क्या बोलते हैं, हम गार्डियन बोलते हैं हिंदू मुसलमान रिलीजन में। लेकिन यूरोपियंस क्या है, एनिमीज है दोनों रिलीजन के। ठीक है, इसलिए हम प्रेजेंट वॉर रेज कर रहे हैं इंग्लिश के खिलाफ, किस लिए, ताकि हमारा रिलीजन और पंडित सेफ रहें। ठीक है, इनको रखा जाए ताकि ये हमारे रिलीजन का सेफ गार्ड कर सकेंगे। और इनको भी बोला जाए कि आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हो हमारे इस हॉली वॉर में, पवित्र वॉर में। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोक्लेमेशन जारी किए जाते थे ताकि लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाए कि आप हमारे वॉर में शामिल हो। ठीक है, अब एक सिपाही ने ये चीज लिखी हुई है, क्या लिखा है उन्होंने कि जो हिंदुस्तान में जब ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है, तो वो हर एक स्टेट का मास्टर बन गया, हर एक स्टेट उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया। ऐसे कैसे कि हमारे जो फोर फादर थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने सर्व किया ब्रिटिशर्स की एंटर में, सर्विस में एंटर हुए। ठीक है, और भगवान की दया से, हमारे मदद से ब्रिटिशर्स ने हर एक स्टेट को कॉन्क्वेयर कर लिया। ठीक, जिस जो भी प्लेस चाहा उन्होंने जीता। ठीक है, और हिंदुस्तानी जो मैन थे ना हमारे, उस वॉर में बहुत सेक्रीफाइस हुए। ठीक है, लेकिन हमने कभी कोई बहाना नहीं मारा और ना ही कभी हमने रिवोल्ट किया उस टाइम। ठीक है, लेकिन 1857 में क्या हुआ कि ब्रिटिश ने एक ऐसा ऑर्डर इशू कर दिया, जैसे नए कैट्रिजेस और नए मस्केट ला दिए, जिसमें काउज और पिग्स के फैट मेड किए गए हैं। ऐसा आटा ले आए ब्रिटिशर्स जिसमें हड्डियों का चूरा मिक्स किया जाता है और वो हमें खाना पड़ता है। कहाँ पे उसको, हर एक इन्फेंट्री कैवलरी में वो आटा फैलाया जाता है ताकि हम लोग खाएं। ये चीज़ हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है, उन्होंने जो ब्रिटिशर ने है कैटरेजेस किसको दे रखे हैं, ये सवर को कैटरेजेस, जो घुड़सवार हैं उनको ये कैटरेजेस दिए हैं। थर्ड लाइट इन्फेंट्री की बात करें, मंगल पांडे वाली शायद बात कर रहे हैं। ठीक है, और उनको बोला गया कि फाइट करो, लेकिन उन्होंने ट्रूप्स को ऑब्जेक्ट कर दिया। ठीक है, और जब ट्रूप्स ने उन्होंने बोला कि क्या, ट्रूप्स ने क्या बोला कि हम कभी इस कैटरेजेस को फाइट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम करते हैं वैसे तो हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो फेथ है, ये बर्बाद हो जाएगा। जब ऐसा उन्होंने बोला सोल्जर्स ने, तो ब्रिटिश ने क्या किया, अपने 1400 इंग्लिश सोल्जर्स की मदद से, यूरोपियन और आर्टिलरी ट्रूप्स की मदद से, उन्होंने क्या रखा, उनके मत्थे पे गोलियां तान दी। उनको क्या किया गया, उनको प्रिजन में रखा गया, उनको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, ये सब बुरी हालत की उनके साथ। ठीक है, रीजन क्या था कि सबर थे जो कंटेनमेंट के, उनके जेल में डाला गया। क्या, क्योंकि वो लोग इस न्यू कैटरेजेस को बाइट करने से डर रहे थे। ठीक है, इस वजह से जो हमारे सभी कंट्री मैन हैं, उनको हम बोलते हैं कि यूनाइट हो सारे, एक साथ ब्रिटिश के खिलाफ फाइट करें ताकि हमारा जो रिलीजन है हम उसकी सुरक्षा कर सकें। ठीक है, हमें ज़बरदस्ती हम मतलब हमें इस तरीके से मजबूर किया गया है कि हम 2 साल से वॉर लड़ रहे हैं। ठीक है, और जो राजा और चीफ हैं हमारे साथ हैं इस वॉर में। ठीक है, और बहुत सारे ट्रबल में उन राजाओं और चीफ को हमारे साथ ट्रबल में जाना पड़ा है। हम 2 साल से इस
वॉर में लड़ रहे हैं ताकि हमारा फेथ और रिलीजन सेफ रहे और पॉल्यूट ना हो। कह रहे हैं कि अगर हिंदू और मुसलमान का रिलीजन ही खत्म हो गया तो इस वर्ल्ड में बचा ही क्या हमारे लिए। तो ये सिपाही की अर्जी थी। ठीक है जी, अब इसमें बात करते हैं आगे। अब इस प्रोक्लेमेशन में क्या कह रहे हैं, द प्रोक्लेमेशंस कंप्लीटली रिजेक्टेड एवरीथिंग एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश रूल। जो प्रोक्लेमेशन साइन हुए थे, जैसे अभी ऊपर आपने प्रोक्लेमेशन देखा सिपाही वाला, उसने क्या बोला कि आप रिजेक्ट कर दो जो कुछ भी ब्रिटिश रूल के साथ जुड़ा हुआ है उसको रिजेक्ट कर दो। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि जो ब्रिटिश के एनेक्सेशन हुए हैं, ब्रिटिश ने जो चीजें हथियार रखी हैं उसको कंडेम करो। ठीक है, और जो सारी ट्रीटीज है उसको तोड़ दो। द ब्रिटिश द लेबर लीडर सेड कुड नॉट बी ट्रस्टेड। उन्होंने कहा कि इस ब्रिटिशर्स पे, रेबल्स ने क्या बोला कि आप इन ब्रिटिशर्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये हमेशा धोखा देंगे हमें। ठीक है, अब लोगों को किस चीज का गुस्सा था, एनरेज मतलब गुस्सा, कि किस तरीके से ब्रिटिश की जो लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट थे ना वो आई और उन्होंने डिस्पोजेस कर दिया लैंड होल्डर से, मतलब जो जमीन के मालिक थे उनसे वो जमीनें छीन ली गई। इस बात का गुस्सा था किसमें, लोगों में। ठीक है, बोथ बिग एंड स्मॉल एंड फॉरेन कमर्स हैड ड्रिवन आर्टिसन वीवर टू रूल। जो विदेशी ट्रेड व्यापारी हैं, ट्रेड है, उन्होंने हमारे आर्टिसन और वीवर्स को बर्बाद करके रख दिया। ठीक है, हर एक ब्रिटिश रूल का जो एस्पेक्ट है उस पर अटैक किया गया जिस तरीके से ब्रिटिश रूल कर रही थी। ठीक है, फिरंगी यानी अंग्रेजों को एक्यूज किया गया, उन पर चार्ज लगाया गया क्या कि उन्होंने हमारा जिस तरीके से हम जीवन जीते थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने। ठीक है, द रेबल्स वांटेड टू रिस्टोर बोथ। रेबल क्या चाहते थे कि हमारी जिंदगी फिर से सुधर जाए। ठीक है, प्रोक्लेमेशन में क्या बताया गया, बहुत सारा वाइड स्प्रेड फियर फैलाया गया दैट द ब्रिटिश वर बेंट ऑन डिस्ट्रॉइंग द कास्ट एंड रिलीजियस ऑफ हिंदूज। मतलब ब्रिटिश किस चीज क्या कर रहे हैं, हमारे हिंदूज और मुस्लिम्स के रिलीजन को तबाह करने में लगे हुए हैं और हमें कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं क्रिश्चियनिटी में। यही एक फियर था जिसने बहुत सारे लोगों में एक विश्वास पैदा किया। ठीक है, कि हमें इस ब्रिटिश को उठा के फेंकना है यहाँ से। ठीक है, लोगों को अर्ज किया गया कि आप साथ में आइए और फाइट करिए ताकि हम अपना जीवन याचिका को बचा सकें, अपने विश्वास, अपने रिस्पेक्ट और अपनी आइडेंटिटी को हम बचा सकें। ठीक है, एक ऐसी फाइट है ये जो हम एक पब्लिक के अच्छे कामों के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिश बहुत सारे प्लेसेस में जो रेबेलियन था ब्रिटिश के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, एक अटैक में तब्दील हो गया। ठीक है, जो लोग ब्रिटिश के एलाइज थे, ठीक है, who were seen as allies of British local। ठीक है, जो लोग ब्रिटिश के एलाइज थे और लोकल ओप्रेसर्स थे जो दबाव डालते थे उनको ब्रिटिश का एलाय माना गया और उन पे बहुत ज़्यादा गजब का अटैक किया गया। ठीक है, जो सिटी के एलाइड हुआ करते थे, मतलब बड़े ही क्या कहते हैं रिच लोग थे वहाँ के, मतलब ब्रिटिश के साथ जिनका रिश्ता था उसको बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेट करते थे लोग, रेबल्स। ठीक है, गांव में उन्होंने क्या किया, जो बुक्स थी ब्रिटिशर्स वगैरह की उसको जला के रख दिया, जो मनी लेंडर्स थे उनके हाउसों को तबाह करके रख दिया गया। ये क्या दिखाया, एक अटेम्प्ट को दर्शाता है कि ओवरटर्न ट्रेडिशनल हायरार्कीज रेबल्स अगेंस्ट ऑल ऑप्रेसर्स। कि मतलब जो भी ये हायरार्कीज हैं हम उनको तबाह करके रख देंगे, जितने भी ऑप्रेसर्स की ये हायरार्कीज हैं। सच एग्लिटेरियन सोसाइटी, आपका होमवर्क है, कमेंट में लिखो सर, आप ढूंढो इसका मतलब एग्लिटेरियन सोसाइटी किसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। एग्लिटेरियन और भी क्या थी, डिक्टेटरशिप, ये अपने मतलब और भी तरह की गवर्नमेंट होती है क्या, एनार्की, एनार्की और क्या होती है, और भी तरह की होती है, याद नहीं आ रहा अभी करंटली। ठीक है, एक इसका बात तो समझना है, ढूंढ के बताना कि गवर्नमेंट ऑफ नहीं, गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपल, इसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बाय ब्यूरोक्रेट्स, इसको क्या बोलते हैं, सब पता करना आपने।
ठीक है, होमवर्क है आपका। बस आगे बढ़ते हैं। Once the search for an alternate power. Once British rule had collapsed, the rebels in places like Delhi, Lucknow, and Kanpur tried to establish some kind of structure of authority and administration. This was of course short-lived, but attempts to show that rebel leadership wanted to restore free British world of 18th century. अब जैसे ही ब्रिटिश रूल कोलैप्स हुआ कुछ एरियाज में, जैसे दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में, रेबल्स ने क्या सोचा कि हम एक तरह की अथॉरिटी वहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं, एक नया एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, ये भले ही शॉर्ट लिव्ड था एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन ये अटेम्प्ट जो दर्शाता है, क्या दिखाता है कि रेबल जो थे ना, रेबल की लीडरशिप वो क्या चाहती थी कि जो ब्रिटिश से पहले का जो वर्ल्ड था ना 18th सेंचुरी का, हम वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ठीक है, लीडर्स वेंट बैक टू द कल्चर ऑफ द कोर्ट, अपॉइंटमेंट्स वर मेड टू द वेरियस पोस्ट। कोर्ट मतलब दरबार, जिस तरीके से पहले सस्ते थे ना, तो वो वाला कल्चर रेबल्स लाना चाहते थे। अपॉइंटमेंट्स किए गए बहुत सारी पोस्ट पे। अरेंजमेंट्स किए गए किसके लिए, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू के लिए, मतलब लैंड रेवेन्यू किस तरीके से किया जाएगा उस तरीका कलेक्शन, उस तरीके अरेंजमेंट्स किए गए। और पेमेंट ऑफ ट्रूप्स किस तरीके की जाएगी, ये सब डिसाइड होने लग गया था। ठीक है, ऑर्डर भी इशू होने लगे कि आप लूट और प्लंडर जो कर रहे हो उसको रोक दिया जाए। ठीक है, और साइड बाय साइड ही प्लान भी बनाने लग गए थे। ठीक है, कि ब्रिटिश के खिलाफ और बैटल्स हम कैसे लड़ें। ठीक है, इन ऑल दिस रेबल्स हार्क बैक टू द 18th सेंचुरी मुगल वर्ल्ड, मतलब 18th सेंचुरी में जिस तरीके का मुगल वर्ल्ड चल रहा था उसी अकॉर्डिंग चलने लग गए थे। ठीक है, कुछ टाइम के लिए। ठीक है, administrative structures established by the rebels were primarily aimed at meeting the demands of the war. However, in most cases, this structure could not survive the British onslaught. लेकिन ये सब जो चीजें इन्होंने करी, जो अभी आपने बताई मैंने अभी आपको, ये ज्यादा देर तक चली नहीं। ब्रिटिश का जो ऑनस्लॉट था, मतलब ब्रिटिश जो तबाही मचा रहे थे, उसकी वजह से ज्यादा देर टिक नहीं पाया। लेकिन अवध में क्या था, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ रेजिस्टेंस चल रहा था, वॉर चल रही थी, बहुत लंबे समय तक चला। ठीक है, भाई लखनऊ कोर्ट एंड हायरार्कीज ऑफ कमांड वर प्लेस इन एज लेटर लास्ट मंथ। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल लास्ट तक चला था। कहाँ तक, 1857 के लास्ट तक, एंड कुछ 1858 के कुछ शुरुआती हिस्से तक ये रेबल चला था। मतलब अवध में कितना लंबा चला था। अब कितना बच गया भाई, रिप्रेशन, रिप्रेशन, अरे भाई बहुत बड़ा भी तो यार। एक ये वाला है नेशनल इमेजमेंट्स, नो टाइम टू क्लेमेंसी, 2 3 4 एक लेक्चर में। ठीक है, तो भाई यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे रिप्रेशन से। ठीक है, तो तब तक के लिए रिवाइज करो पिछला।